नमस्ते। मेरा नाम प्रसाद जोशी है। मेरे चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। ये चैनल जैसे कि आप जानते हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर हमें समझ में आया तो उसकी भी बात करते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा डेटा डिटेल्स करने की कोई यहाँ पे कोई वो इसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको जस्ट एक समझ में आना चाहिए, बस इतना ही यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको आपके समय अनुसार आप चाहे तो फिर न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और पूरा ज्ञान ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। नेपाल में तख्ता पलट करीब करीब हो गया है। प्राइम मिनिस्टर अभी केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं, ऐसा कहा है, और कुछ अन्य मिनिस्टर भी भाग गए हैं। कई मंत्रियों की बंगलोज जलाए गए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट की संसद भवन की जो इसे कहते हैं नेपाली प्रतिनिधि सभा, उसकी जो इमारत है उसको भी पूरी तरह जला दिया गया है। ये सब किया कुछ विद्यार्थियों ने, कहते विद्यार्थियों का आंदोलन है। और जैसे कि हमने फ़ोटोज़ देखे कल कि कुछ स्कूल जाने वाले छात्र भी उसमें थे और कहते कि जेन ज़ी का ये विरोध था। और विरोध का कारण भी बड़ा अजीब था कि सरकार ने जो सोशल मीडिया ऐप्स है, क्योंकि नेपाल का अपना कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, जो भी है दो देशों के हैं, एक है चीन का और एक है अमेरिका का। तो अमेरिका के जो ऐप कंपनियां, उन्होंने कुछ नेपाल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तो सरकार ने उन्हें 24 अगस्त को ही बता दिया था कि 10-12 दिन में आपको कंप्लीट करना है। उन्होंने नहीं किया, तो उसने उठा के सभी जो अमेरिकन ऐप्स थे उनके ऊपर बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। लेकिन चाइनीज़ कंपनियों ने अपने ऐप को उन्होंने रजिस्टर किया था, जिसमें टिकटॉक है, वेबू है और भी 2-3 है जिसमें उनको परमिशन मिला था। तो कानून के हिसाब से ये तो बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई ये बात नहीं है। जैसे हमारे देश में भी कानून है कि आपके ऐप्स को, आपकी कंपनियों को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ डेटा यहाँ रखना पड़ेगा। नेपाल सरकार ने तो वो भी नहीं कहा था, कोई डेटा वहाँ रखने की बात नहीं थी। डेटा आप आपके सर्वर पे रखो, जहाँ रखना है रखो, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पर अमेरिकन कंपनी ने फिर भी ना कर नहीं कहा। मेरे ख्याल से इससे 2 कारण हो सकते हैं। एक, अमेरिकन कंपनी को लगा कि नेपाल कौन है भाई, नेपाल क्या है, हु इज़ व्हाट इज़ नेपाल। सो मुझे एक बार एक अमेरिकन आदमी ने पूछा था कि व्हाट इज़ नेपाल, व्हाई इंडिया डजंट हेल्प इट्स ओन स्टेट। तो मैंने उनको बताया था कि नेपाल हमारा स्टेट नहीं है, नेपाल एक अलग देश है। और तब अमेरिकन आदमी ने वही कहा था कि हाउ कैन इट बी ए इंडिपेंडेंट स्टेट, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि उनका है ना कि वो कॉलोनियलिज्म उनके दिमाग में है कि उनको लगता है हर चीज़ कॉलोनी होनी चाहिए, हर चीज़ को आपको एक्वायर करना है। तो वो है अमेरिकन थिंकिंग। एनीवे, तो नेपाल एक अलग देश है, मैंने उनको तो उस वक्त बता दिया था। तो नेपाल में क्या है कि जो सरकार थी वो, उनके प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, खड़गे प्रसाद शर्मा ओली उनका नाम है। और ये है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के। तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। एक खड़गे प्रसाद शर्मा ओली की नेपाल यूनाइटेड नेपाल कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसे क्या कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये खड़गे प्रसाद शर्मा ओली की पार्टी है। तो ये उनकी पार्टी। और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके नेता है पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो अपने को प्रचंड बताते हैं, उसका नाम है पुष्प कुमार दहल। अभी इनकी जो पार्टी, इनका नाम है यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। मतलब 2 कम्युनिस्ट पार्टियाँ छोड़ दो, एक है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो केपी शर्मा ओली की है, दूसरी प्रचंड की पार्टी जो माओवादी विचारों की है। ये नेपाल में जो डेमोक्रेसी थी पहले नहीं थी, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी पहले नहीं थी। 1990 में यहाँ पे काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था राजे वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह शाहदेव। तो राजे वीरेंद्र काफ़ी पॉपुलर राजा थे, काफ़ी दयालु राजा थे, और उनके टाइम पे नेपाल की बहुत ग्रोथ भी हुई। ऐसा नहीं कि विकास भी उन्होंने करवाया। पर यही आंदोलन हुए जो कि उस वक्त शायद अमेरिका के सपोर्ट से थे, या फिर दुनिया भर में, क्योंकि रशिया कोलैप्स हो रहा था, तो पूरी दुनिया में वो स्वाधीनता की एक नई विचारधारा फैल रही थी, जैसे कि शायद 1947-1948 में चली थी। तो वो हवा के चलते नेपाल में फिर राजा ने मान लिया कि हम एक डेमोक्रेसी करेंगे, तो राजा विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कुछ ब्रिटिश जैसी, और नेपाली पंचायत नाम की उनकी ये रहेगी संसद।
और उसके अधिवेशन होंगे, उनके इलेक्शन होंगे जो होंगे। तो पहले उसमें प्रधानमंत्री बने थे, एक इलेक्शन होने से पहले प्रधानमंत्री बने थे केपी भट्टाराय, कृष्ण प्रसाद भट्टाराय, कांग्रेस के, नेपाली कांग्रेस के आई मीन। और फिर इलेक्शन हुए तो गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये मनीषा कोइराला जो हीरोइन थी उनके चाचा, ये वहाँ के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त मैं न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ता था, काफ़ी छोटा था फिर भी पढ़ता था। तो फिर अलग अलग लोग बनते गए और नेपाली कांग्रेस के लोग ज़्यादातर डोमिनेट करते थे इस पॉलिटिक्स में। फिर एक दूसरी पार्टी आई और उस पार्टी के नेता थे माधव कुमार, और उन्होंने अपना नाम ही रख लिया माधव कुमार नेपाल। अब माधव कुमार नेपाल ने अपना नाम जो भी रख दिया, उनकी पार्टी थी यही मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो वो ऐसे चलते थे। फिर कई साल गए और फिर नेपाल में दूसरा विरोध शुरू होने लगा कि अब राजा भी नहीं चाहिए, अब यहाँ पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहेगा। अब यहाँ ये डिमांड करने वाला जो आदमी था उसका नाम था पुष्प कुमार दहल, और उसने अपना नाम प्रचंड रखा था। उसका नाम पुष्प कुमार दहल है। बहुत बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला। तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बड़ी आर्मी बनाई। इस आर्मी में 15-17 हज़ार लोग थे, कुछ थे, और ये संघर्ष काफ़ी चला। कई हज़ार लोग मारे गए, कहते हैं 17-18 हज़ार लोग मारे गए। बाद में उनकी पार्टी, उनकी जो आर्मी थी, उनकी संख्या बड़ी हो गई, 50-60 हज़ार हो गई। इधर नेपाली आर्मी के लोग भी बड़े पैमाने पे मारे गए। फिर 2007 के अराउंड सुलह हुई। उस वक्त प्रचंड ने मान लिया कि वो डेमोक्रेसी में आएंगे, इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मेरे जो लड़ाके हैं उनको आप नेपाली आर्मी में रख लो। इसके ऊपर काफ़ी विरोध हुआ, पर धीरे धीरे करके उनको नेपाली आर्मी में एकोमोडेट किया गया, पुलिस में भी लिया गया। उस वक्त राजा थे जो वीरेंद्र विक्रम सिंह शाहदेव है, उनकी भी एक अलग स्टोरी थी। वो उनके बेटे, उनकी शादी माधवराव सिंधिया जो थे भारत के, तो उनकी किसी रिलेटिव के साथ होने वाली थी। उस लड़के का नाम था देवयानी। पर राजा जो थे वो चाहते नहीं थे शायद कि अपने बेटी की शादी उससे हो। उन दोनों के बीच में कुछ कहाँ सुनी हुई, क्या हुआ पता नहीं, पर एक दिन एकदम से खबर आ गई कि, और बहुत ही दुखदाई खबर, कि वो जो राजकुमार थे उन्होंने अपने माता पिता दोनों को मशीन गन से मार दिया नारायण हीथी पैलेस में। पैलेस का नाम नारायण हीथी पैलेस मुझे याद है। तो नारायण हीथी पैलेस में उसे मार दिया और खुद के ऊपर भी गोली चला ली, तो वो तीनों मर गए। वो बहुत दुखद घटना थी। राजे ज्ञानेंद्र उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, राजा के छोटे भाई, और उनका बेटा था पारस, वो भी उस वक्त पैलेस में नहीं था, तो वो बच गए मे भी। तो पर ये सारी खबर थोड़ी सी मतलब शंका पैदा करती है कि कमरे में इतने सारे लोग थे, नौकर चाकर थे, ये थे, गोली सिर्फ 3 लोगों को कैसे लग सकती है, क्योंकि मशीन गन से गोली चलाई थी। खैर जो कुछ भी साजिश थी ये थी, कभी पता नहीं चला क्या हुआ। वीरेंद्र विक्रम सिंह मर गए, राजा ज्ञानेंद्र कुछ दिन बाद राजा बने, चूँकि उनका काम करने का स्टाइल शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो फिर 2007-8 में उनको भी हटाया गया और नेपाल पूरी तरह एक डेमोक्रेसी बन गया और साथ में सेकुलर स्टेट भी बन गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब नेपाल की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वहाँ पुरानी 2 पार्टियाँ थी, एक नेपाली कांग्रेस और दूसरी थी ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। अब तीसरी पार्टी आ गई प्रचंड की, ये जो माओवादी पार्टी। अब ये तीनों पार्टी की जो है ना म्यूजिकल चेयर चालू हो गई, और कभी फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कभी तो इनमें 3-4 लोग मेनली खेलते गए। तो पहले तो सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर हुए, वो ठीक थे, लेकिन उनके कैंसर से मौत होने के बाद ये सब कुछ हुआ। तो पहले प्रचंड बने प्राइम मिनिस्टर, फिर कुछ दिन तक ये माधव कुमार नेपाल, फिर नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा, ऐसा चलता था। इसके बीच में 2015 के अराउंड एक नई राष्ट्रपति वहाँ पे मिली और उनका नाम था विद्या देवी भंडारी। ये हाईली मैनिपुलेटिव लेडी, और इन्होंने सबका दिमाग ख़राब कर दिया। और उनके साथ साथ आया एक उतना ही तगड़ा पॉलिटिकल मैनिपुलेटर जैसे कह सकते हैं कि केपी शर्मा ओली। और ये आदमी ऐसा है कि मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कुछ दिन बाद इनकी सरकार जाती है, किसी और की सरकार आती है और फिर एक बार ये बन जाते हैं। 2015 से 2023 तक केपी शर्मा ओली करीब 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 38 साल में, पिछले 38 ईयर्स में नेपाल में 35 प्राइम मिनिस्टर हो गए। 35 प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मतलब आपको
सुन के लगेगा कि ये के.पी. शर्मा ओली है, उनकी एक टर्म है जो 3 साल के ऊपर चली है। मतलब एक ही बार नेपाल का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 3 साल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर रह चुका है ना, तो अधिकतर लोग 1.25 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। के.पी. शर्मा ओली 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, गिरिजा प्रसाद कोइराला 4 बार बन चुके हैं, माधव कुमार नेपाल भी 3-4 बार बन चुके हैं, और ये प्रचंड पुष्प कुमार दहल वो भी 3 बार बन चुके हैं, और शेर बहादुर देवा वो आते जाते रहते थे इन सब के बीच में। तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये बस अपनी अपनी सरकार बना रहे। 3 पार्टियां हैं, कभी तू कभी मैं, कभी थोड़ा तो कभी थोड़ा मैं, कभी तोड़ रहे। और एक बार तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी इन्होंने 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब जिसकी अकेले की सीट है, 1 सीट वाला आदमी पीएम बन गया। कुछ हमारी झारखंड में जो मधु कोड़ा जी बने थे उस टाइप का। तो जनता तंग आ गई यार, जनता तंग आती है। आप बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज करोगे तो फिर देश कैसे चलेगा। कुछ हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने थे, फिर देवेगौड़ा 1.5 साल के लिए, फिर इंद्र कुमार गुजराल 1.5 साल के लिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, उनकी सरकार 1 साल में गिर गई थी। उस वक्त देश काफ़ी लो पे था। ये बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तब न्यूक्लियर ब्लास्ट करके और बाद में कारगिल युद्ध सक्सेसफुली जीत लिया, तो देश में थोड़ा मॉरल बढ़ गया। अदरवाइज वो पूरा फेज़ ही बहुत डिप्रेसिंग था। नरसिम्हा राव के टाइम से ही वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये ऐसे बार चलने वाली गिरने वाली गवर्नमेंट। तो जितनी बार गवर्नमेंट गिरती है उतनी बार आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उतनी बार पैसे का लेन देन होता है, और उतनी बार कुछ ही लोगों के पास सारा ब्लैक का पैसा आ जाता है, और ये पैसा जनता से वसूल किया जाता है। ब्लैक का पैसा मतलब क्या, मैंने नहीं कमाया लेकिन किसी और को तो कमाना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार इस लेवल पे बढ़ गया, और ऊपर से इनका जो बिज़नेस है टूरिज़्म का, तो जिसमें जो मुख्य लोग हैं शेरपा लोग, जो माउंटेनियरिंग में जाते हैं उस नेपाल साइड में, तो इसलिए जा पाते हैं क्योंकि उनका वज़न उठाने के लिए पोर्टर लोग हैं। मतलब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर है, खाने पीने का सामान है, टेंट है, ये सब ऊपर लेके जाने वाले लोग कौन है, ये पोर्टर्स है। ये पोर्टर की एक जमात है, उनको शेरपा कहा जाता है। तो शेरपा लोग आपका मरने तक, मतलब वो खुद मर जाएंगे लेकिन आपको माउंटेन पे अकेला नहीं छोड़ते, वो आपको लेके आएंगे ज़रूर, ये उनका प्रॉमिस रहता है। गोरखा लोग वहाँ के बहुत शूर हैं, और एक बार हमारे फील्ड मार्शल, जो अभी हयात नहीं है, फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ जी ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो मैं कहूँगा या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो आदमी गोरखा है। तो ये इस टाइप के लोग हैं नेपाली लोग। लेकिन ये जो करप्ट जो बन गया है, करप्शन जो चढ़ गया है, और नेपाल में फॉरेनर्स आते जाते रहते हैं, मतलब वेस्टर्न लोग, और उनकी काफ़ी डोनेशन भी है यहाँ पर, और उनके स्कूल चलते हैं। तो स्कूल में इंग्लिश करिकुलम है, तो लोगों को इनके सब के बारे में कुछ भड़काया गया होगा या बताया गया होगा। आजकल जेनजी थोड़ी एग्रेसिव भी है, और फिर वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, और लोगों को लगा कि अगर अमेरिकन ऐप बंद हो गए तो अपना बिजनेस जाएगा ना। आप होटलिंग का बिज़नेस, आप ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस आप कैसे करोगे। आप इन्फ्लुएंसर है इनमें, एकदम से ख़त्म हो गया। आप फॉरेन के लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे। नेपाल की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज़्म पे और कुछ नहीं है नेपाल में। तो नेपाल धीरे धीरे आ रहा था चाइना के अंडर, और लोगों को लगा कि अगर चाइनीज़ ऐप चालू रहेंगे और अमेरिकन ऐप बंद हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम चाइना के सेंसरशिप के अंडर आ जाएंगे। इसी डर से फिर जो ये हुआ, और अपना बिजनेस भी नहीं चल रहा है, और जो कुछ भी कमा रहे थे इधर उधर से वो भी नहीं चल रहा है, और ये तो सब ऐश कर रहे हैं। कई फ़ोटो आ रहे हैं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, सबके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति के बच्चे, सबके फ़ोटो आए हैं। तो वो अपनी लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे रील बना के छाप रहे हैं, और अब यहाँ के लोग मर रहे हैं, मतलब खाना पीना जैसे तैसे जमा कर रहे हैं कि अपना ओढ़ो अपना खींचो चल रहा है। तो फिर लोगों में आ गया गुस्सा, बच्चों में आ गया, और बहुत बड़े पैमाने पे लोग जमा हो गए, 10-12 लाख के करीब, और उन्होंने पूरा फूंक दिया। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कंटिन्यूस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, उन देशों में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि आप जेनजी को ऐसे नहीं कह सकते कि बड़े नाजुक है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये उतनी खतरनाक यंग जनरेशन है जितनी कि पहले वाली थी, जितनी कि मेरे वाली थी। हम लोग भी वैसे ही थे, वैसे ये लोग भी हैं, और ख़ासकर ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ये बहुत जल्दी जमा हो सकते हैं, जेनजी कंपेयर टू किसी अन्य मनुष्य समूह के बचा। इनको क्या है, इंस्टाग्राम पे डाल दो आज सुबह मिलना है तो मिलने आ जाएंगे ये लोग, वो मैसेज पे चलते हैं, फ़ोन कॉल पे नहीं चलते। ये दूसरी बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकारों का कोई वो भी वजूद नहीं रहा है। अगर हमारे देश की भी बात करें, अगर हमारे देश के राजनेता नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता।
लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग दिल्ली दुबई जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के तो कई मंत्रियों के बेटे चार्टर प्लेन से ही घूमते हैं, वो तो सादे प्लेन से भी नहीं घूमते, इकोनॉमी क्लास छोड़ो, बिजनेस क्लास छोड़ो, सब चार्टर प्लेन से ही घूमते हैं। पीछे महाराष्ट्र के एक मंत्री के बेटे को गुस्सा आया तो चार्टर प्लेन लेके वो थाईलैंड चला गया। आप समझो कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा लोगों के पास। तो ये भारत में भी हो सकता है, ठीक है, मोदी के अगेंस्ट नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का एक रिस्पेक्ट है लोगों को, लेकिन बाकी जनता कब किसको फोड़ेगी, कब किसको मारेगी पता नहीं, क्योंकि नेपाल ने एक हमें आदर्श दिया है। अब इसके पीछे कौन है चलेगा, इसके पीछे क्या है, वो कहते हैं कि काठमांडू का मेयर इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं अमेरिका है। हाँ, हो सकता है, ज़रूर अमेरिका होगा, कोई होगा, लेकिन जनता तो वहीं की है। और मुझे नहीं लगता कि 15-16 लाख लोगों को आधे 6-7 घंटे के अंदर, आधे दिन के अंदर आप बहका सकते हैं। इतना फास्ट नहीं होता है। ये जेन्यूनी था, अंदर आग सुलग रही थी, लोग भूल चुके थे कि लोगों की ताकत क्या है। और केपी शर्मा ओली तो जो डांस कर रहे थे, जो म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे नेपाली कांग्रेस के साथ और प्रचंड के साथ, तो लोग उब गए थे। मैं भी खुद उब गया था कि ये केपी शर्मा ओली किस टाइप का आदमी है, बहुत ही मतलब चिपकू आदमी है, कुर्सी छोड़ता नहीं। इनके ऊपर एक हनी ट्रैप का भी मामला हुआ था चाइनीज़ एम्बेसी के एम्बेसडर के साथ, तो वो भी स्कैंडल में अटक गए थे। समहाउ चाइना इनको ब्लैकमेल ही कर रहा होगा। तो चाइना के गुलाम थे करीब करीब, और अब तख्ता पलट हो गया, सब भाग गए। तो इससे क्या हमें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि संसद सर्वोच्च सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है और हमारा ऐसा है और हमारा संविधान के, जनता के मन में आया तो सब खत्म, सब खत्म। और यही नेपाल का संदेश है। तो जो देश 35 साल में 38 प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसके साथ ऐसा ही होने वाला था आज ना कल, और आज वो हो गया है। एनीवे, आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।